क्या सच में 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट पॉसिबल है? साइंस कहता है हाँ पॉसिबल है। अगर आप रोज घंटों पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपका मेहनत नहीं, आपका स्टडी मेथड है। और आज मैं आपको 80/20 साइंटिफिक स्टडी मेथड बताऊंगा जिससे आप एग्जाम प्रिपरेशन को ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल बना सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शांतनु। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर 1, 80/20 रूल को अप्लाई करो, क्योंकि 80/20 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इधर देखो, 80% रिजल्ट, किसी भी एग्जाम का 80% रिजल्ट क्रिएट होता है सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अगर ये उल्टा भी हो सकता है। कैसे? अगर 80% प्रॉब्लम आपका लाइफ में, जो 80% प्रॉब्लम आती है वो कुछ सिर्फ 20% चीज़ों से ही, ठीक है। ये जो 80/20 प्रिंसिपल है, इसको साइंस में बोला जाता है कि पैरेटो प्रिंसिपल। ये हर एक की फील्ड में काम में आती है। जैसे कि मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो भी काम आता है, आपको लाइफ में भी काम आता है। जैसे मान लो कि आप जो कपड़ा पहनते हो ना, वो अगर दिखा जाए ना कि सिर्फ कुछ 20% कपड़ा ऐसा ही होता है कि जो आप ज़्यादा बार यूज़ करते हो, ठीक है। वैसे ही इस फॉर्मूला को ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, वो क्या करते हैं कि पहले सिलेबस ले लिया है और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, देखो 100 टॉपिक्स से पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, देखो सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही 80% क्वेश्चन आते हैं। देखो 80% क्वेश्चन सिर्फ आते हैं ओनली कुछ 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से। लेकिन जो लोग क्या करते हैं कि 100 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, उसका क्या करते हैं, वो फोकस किसी एक की चीज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए वो इतना सारा पढ़ाई करके भी उसका मार्क्स इतना अच्छा नहीं आता है। तो इधर देखो, मैंने 10 चैप्टर ले लिया है, ठीक है। 1 से 10 तक मैंने चैप्टर ले लिया है। देखो इधर क्या है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 में ज़्यादा बार रिपीट हुई है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो 5 साल में देखो एक ही चैप्टर से कॉमन क्वेश्चन रिपीट हुई है, क्योंकि एग्जाम भी एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने चैप्टर 2, चैप्टर 4 में एक ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो और जो चैप्टर्स है ना, देखो यहाँ से एक चैप्टर क्वेश्चन आइए सिर्फ 1 साल के अंदर आइए, 1 साल के अंदर आइए, तो आपको क्या करना है, आपको फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है, क्योंकि ये जो 20% है ना, यही वो 20% चैप्टर से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको जिसमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाई करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई ना करना पड़े। 80/20 प्रिंसिपल बाय 80/20 रूल का मतलब वो नहीं है। आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करोगे, सिर्फ जो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक होते उसमें ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखो 80% क्वेश्चन जब 20% टॉपिक से आते हैं, इसीलिए कोट हुआ है, डोंट स्टडी एवरीथिंग, स्टडी द राइट थिंग ओनली। समझ गया? स्टडी द ओनली राइट थिंग। देखो पॉइंट नंबर 2, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो रॉन्ग वे में कैसे पढ़ते हैं। देखो वो पहले स्टडी करते हैं, पहले उसको वो क्या करता है कि उसको सिलेबस मिल गया, और सिलेबस मिलते ही वो एक एक करके चैप्टर को पढ़ते चला जाता है। सिर्फ स्टडी 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 पूरी साल पढ़ाई करते हैं, और एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले वो क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के एग्ज़ाम में बैठ जाता है। इससे क्या होता है कि वो पूरी पढ़ाई तो करते हैं, एग्ज़ाम में उसको मार्क्स अच्छे नहीं आते। और स्टूडेंट बी को देखो, स्टूडेंट ए ऐसा काम करता है, स्टूडेंट बी के देखो वो क्या करते हैं कि वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले फास्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि फाइंड पैटर्न क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि स्टडी स्मार्ट करते हैं, ठीक है।
तो देखो इधर मैंने एक लिस्ट बनाया है। आपको क्या करना है कि आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है। कैसे, देखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा लिस्ट बनाना है कि इस चैप्टर से 2025 में देखो, 24 में और 2023, 22 एंड 21 में कौन कौन सी क्वेश्चन आई है। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, इधर देखो कि चैप्टर्स नंबर 1 एंड चैप्टर्स नंबर 3, क्योंकि इस दोनों जो चैप्टर्स है ना वो हर साल में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, 25, 26, 23, 22, 21। तो मतलब कि ये जो दो चैप्टर्स है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो ही 20% चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और इसी टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। इधर देखो क्या है कि PYQ पहले फर्स्ट PYQ करना है, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले PYQ को फर्स्ट एनालिसिस करते हैं, उसका बाद रिलेटेड टॉपिक को पकड़ लेते हैं, वो क्या क्या रिपीट हो रहा है, और उसके बाद उसको हाई मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ, तो ध्यान से सुनो। क्या है कि वो जो पानी वाली जहाज होते हैं ना, एक मालिक थे और उसमें क्या होता है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते। ठीक है, वो जो मालिक है उसका जो मेन जहाज थे ना वो खराब हो गई, मैंने उसकी इंजन में खराबी आ गई। तो वो क्या किया कि जब उसका इंजन में खराबी आ गई वो बिजनेस कर नहीं पा रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। वो पहले वो किया कि ठीक है पहले इस इंजन को ठीक करते हैं, इसलिए वो एक इंजीनियर को बुलाया जो मेरीन इंजीनियरिंग पढ़ाई करके आया है। ठीक है, वो चेक किया, देखा, लेकिन कर नहीं पाया और बीच में छोड़ के भाग गया। फिर दूसरी और एक बाहर से और एक अच्छे इंजीनियर को लेके आए जो बाहर का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्ज करते, पैसा चार्ज करते, तो उसी को हायर किया। वो भी देखा, थोड़ा बहुत कुछ पार्ट्स को रिप्लेस किया, लेकिन अल्टीमेट वो भी कर नहीं पाया। तो तब एक दिन वो सोच रहे थे और एक दिन एक मिस्त्री आया है। ठीक है, जो लोकल मिस्त्री होते हैं ना वो आया। वो आके बोला, सर मैं एक बार ट्राई कर सकते हो? मुझे क्या बोल रहा है आप, क्या आप ट्राई कर सकते हो? आप ट्राई करोगे? बोले हाँ सर मैं ट्राई करूँगा। तो बोला देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, आपसे नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर आके कुछ नहीं कर पाया, क्या आप बोल रही हो, कर देखो। बोले हाँ सर मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुमको एक चांस देती हूँ, अगर आप नहीं कर पाए ना आपका पूरा महीने का सैलरी मैं काट लूँगा। बोले ठीक है सर मंजूर है, कोई बात नहीं। बोले तो क्या हुआ कि वो चला गया इंजन को देखने के लिए। वो देखा, इधर उधर बहुत अच्छे से घुमा, क्या क्या पार्ट्स चेंज किए थे, इंजीनियर ने आके बहुत अच्छे से तरीके से ऑब्जर्व किया और सिर्फ क्या किया कि सिर्फ एक ही जगह में तीनों हथौड़ा लगाया। समझ रहे ना, हथौड़ा लगाया, और हथौड़ा लगा के बोल रहा है कि कैप्टन को बोला कि आप इंजन को स्टार्ट करो। बस जो कैप्टन स्टार्ट किया और इंजन स्टार्ट भी हो गई। और तब जाके और मालिक आया कि बोला ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर आके वो जो नहीं कर पाया आप कैसे कर दिया इसको। तब वो जो बोल रहे थे, वो जो मिस्त्री थे, वो बोला देखिए पहला तो ये है कि मेरा $20,000 पहले पे कीजिए। बोला हाँ $20,000 क्यों, किसके लिए? आप तो सिर्फ तीनों हथौड़ा ही लगाया है। बोले हाँ वो बात तो ठीक है, मैंने सिर्फ तीनों हथौड़ा लगाया, क्योंकि आपको हथौड़ा लगाने के लिए एक लेबर को हायर करोगे ना, बहुत कम पैसा में वो एक दिन के अंदर हजारों हथौड़ा लगा देते हैं, लेकिन उसमें उतना बड़ा बात नहीं है। हथौड़ा किधर लगाना है यही वो, इसीलिए मैं इस तरह का पैसा चार्ज कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने 20 साल लगा दिया इस फील्ड में काम कर रही हूँ और हर एक की पार्ट्स को बहुत अच्छे से बारीकी से इसको पहचानती हूँ, इसीलिए हथौड़ा कहाँ लगाना है मैंने वो डिसाइड कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया और हथौड़ा उधर लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि वही सेम चीज़ इधर भी है। पहले आपको PYQ को अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन सी चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। हर साल में ऑलमोस्ट कॉमनली रिपीट होता है,
क्योंकि एग्ज़ाम भी एक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो ऐसे ही कोई भी चैप्टर से नहीं देते। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना, आपको कॉमन भी मिलेगा और बहुत अच्छे से उसमें फोकस भी कर पाओगे और अच्छे आंसर भी कर पाओगे, जिससे क्या होगा, तुम्हारा मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई मार्क्स हो जाएगा। इसीलिए कि देखो क्या करते हैं कि टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स सिलेबस से नहीं PYQ से डायरेक्शन लेते हैं। क्या है, टॉपर्स सिलेबस से नहीं PYQ से डायरेक्शन लेता है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अब देख लेते हैं स्टेप 3 आवर स्टडी फॉर्मूला पैरेटो स्टडी सिस्टम। देखो ये जो 3 आवर स्टडी क्या है, देखो आपको 24 घंटे मिलते हैं, उसके लिए सिर्फ हर रोज 3 घंटे भी पढ़ते हो ना, बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है अगर डीप फोकस के साथ करते हो। तो देखो ये स्टडी फॉर्मूला क्या है, पहला 1 आवर, जो फर्स्ट 1 आवर होता है ना, पहले क्या करना है कि लर्न करो, क्योंकि आपको पहले से PYQ को एनालिसिस किया है, आपको मिल गया कि कौन सी चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है, उसी चैप्टर्स को पकड़ो और टेक्स्ट बुक से, ओनली टेक्स्ट बुक से उसका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहा है, तब जाके आप कोई भी टीचर्स का लेक्चर्स वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है कि न्यू चैप्टर्स आइडेंटिफाई किया है, उसको अच्छे से डीप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, न्यू कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और न्यू फॉर्मूलास या डेफिनेशंस जो होता है उसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। तो आपका पहला आवर कंप्लीट हो गया है। अब देखो दूसरा आवर क्या करना है, दूसरा आवर करना है कि एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के मतलब क्या है कि आप जो पहले जो 1 आवर में जो पढ़ाई किया है उसको क्या करना है कि बुक बंद करके खुद से उसी टॉपिक से, उसी चैप्टर से खुद से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और उसी क्वेश्चन को, आंसर को बिना देख के, बिना बुक देख के आंसर को लिखना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। याद करने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तभी आपको बहुत अच्छे से याद कर पाती हो और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। ये वो एक्टिव रिकॉल हो गया। आप देखो जो लास्ट फाइनल 1 आवर आपके लिए जो है वो क्या करना है कि देखो लास्ट 1 आवर में आपको PYQ अभी एनालिसिस नहीं, PYQ क्वेश्चन से क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है, आंसर करना है। उसके बाद क्या करना है कि मॉक टेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉक टेस्ट करना। मतलब कि मान लो कि अगर आपको जो क्वेश्चन मिल गया ना, उसी क्वेश्चन को आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर को आप देख लेती हो ना, उधर कितना टाइम दिया हुआ है उसको डिवीजन करके आपको मिल जाएगा कि उस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम्स होना जरूरी है। एग्जाम में आपको उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितना टाइम मिलता है, ठीक है। अगर ये मिल गया, आप क्या करो, अभी फ़ोन में जाओ, उसको अलार्म सेट कर दो। शायद मान लो कि 30 मिनट आपको टाइम मिल गया, तो 30 मिनट के लिए आपको फ़ोन में अलार्म सेट करना है और पूरी एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है घर के अंदर, और आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दो। और ये हर रोज़ प्रैक्टिस करो लास्ट 1 आवर में। ये वो प्रैक्टिस होते हैं, आपको अगर जो एग्ज़ाम हॉल में जाके जो ब्लैंक फील हो जाता है ना, वो उस तरह का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखो आप देखो 3 आवर स्टडी साइकिल क्या हुआ कि 3 आवर स्टडी साइकिल क्या हुआ कि देखो पहले लर्न करना है कॉन्सेप्ट क्लियर करके, उसके बाद एक्टिव रिकॉल करना है, मैंने खुद से एक्टिवली याद करना है बिना बुक देख के, और क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस हो रहा है। आप क्या करना हो कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। यही वो 3 आवर स्टडी साइकिल हो जाता है। देखो इधर क्या बोला है कि 3 आवर स्टडी मच बेटर होता है 8 आवर्स डिस्ट्रैक्टेड स्टडी। समझ गया ना। आप 8 घंटे, किसी ने बोले टॉपर्स 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटा नहीं पढ़ते, क्योंकि वो सिर्फ इसी मेथड से, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो इसी मेथड से कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा और अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो 3 आवर स्टडी, फोकस्ड 3 आवर स्टडी 8 आवर्स डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। तो आप देखो इधर क्या है, मैंने एक टाइम फ्रेम किया है, जो टाइम फ्रेम आपको हर रोज यूज़ करना है, ठीक है। देखो 40% टाइम एलोकेट किया है मैंने PYQ एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पहले ही बोला है
ये हाथोड़ा किधर मारना है वो आपको नहीं पता होगा, मतलब कि आप जितना भी टाइम हार्ड वर्क कर लो ना, आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हाथोड़ा किधर मारना है पहले वो समझना है। ठीक है, तो इसीलिए 40% टाइम मैंने POIQ एनालिसिस के लिए किया है, अगर आपको ढूंढना है कि कौन सी चैप्टर्स इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि 30% टाइम तुम जो हर रोज जो टाइम पढ़ते हो, किसी ने जो जिसका जो मन चाहे 3 घंटा तो आप इजीली कर सकते हो, तो उसी टाइम से क्या हुआ कि आप जो टाइम यूटिलाइज करते हो हर रोज 30% टाइम आपको एक्टिव रिकॉल करना जरूरी हो जाता है। मैं पहले भी इधर बोला है कि एक्टिव रिकॉल करो, और इधर भी बोल रहा हूँ कि एक्टिव रिकॉल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इस तरह का प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप पूरा का पूरा चीज़ पढ़ के भी साल के एंड में कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि याद करने का प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक्टिव रिकॉल हो गया। आप देखो 20% टाइम क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट 20% टाइम जरूर दो, क्योंकि यही वो चीज होता है जो क्या बोलते हैं कि जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो तब जो ब्लैंक फील हो जाता है ना, जो कुछ याद नहीं आ रहा है, ब्रेन चोक्ड हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप खुद से पहले से प्रैक्टिस कर लेते हो ना। एग्जाम हॉल में जाके इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए 20% मॉक टेस्ट में टाइम दो, और 10% टाइम सिर्फ उतना ही टाइम दो कि रीडिंग थ्योरी, जहां पे कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सिर्फ टेक्स्ट बुक देख के। यही हुआ मेरा टाइम फ्रेमिंग। तो ये स्ट्रैटेजी कोचिंग के बिना भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से हर रोज फॉलो करते हो तो ये स्ट्रैटेजी कोचिंग के बिना भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो इसीलिए मैंने देखो इधर क्या लिखा है कि रीड लेस, क्योंकि पढ़ना ज्यादा से पढ़ते रहे तो पढ़ तो नहीं है, वो चीज नहीं है। पढ़ना कम, रिकॉल मोर और सॉल्व मोर, क्योंकि आपको ज्यादा याद करने का प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, एग्जाम लाइक की घर के अंदर ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो आप जाते हैं लास्ट स्टेप में क्या है। तो दोस्तों इधर देखो, इधर क्या है कि ये 7 टॉपिक हो गया, मतलब कि ये जो 7 स्टेप हो गया, ये जो 3 स्टेप है ना, ये जो एक्टिव रिकॉल, फिनमैन टेक्निक और स्पेस रिपीटिशन, मैं इसको और आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से और डीपली एक्सप्लेन किया है। मेरा हार्वर्ड स्टडी सीक्रेट जो वीडियो मेरा चैनल में है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जानना है तो उसको जाके जरूर देख लो। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी 80-20 रूल क्या है मैंने बता दिया है, POIQ क्वेश्चन क्या है बता दिया है, और 3 आवर स्टडी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया है, और अब बताऊंगा डेली मॉक टेस्ट। ठीक है, तो देखो इधर क्या है कि डेली मॉक टेस्ट, स्टडी नॉट इज इक्वल टू एग्जाम स्किल। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ ना, हर दिन पढ़ता रहूँगा और थ्योरी से पढ़ता रहूँगा ना, अगर पढ़ना मेरे को आता है इसका मतलब मैं एग्जाम में जाके बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ये जो सोच है बहुत गलत सोच है, क्योंकि एग्जाम स्किल एक अलग चीज है और स्टडी एक अलग चीज है। अगर आप स्टडी कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते। तो इसीलिए एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखो, क्रिकेट। पहले क्या करना है कि देखो, अगर आपको क्रिकेट का रूल्स पता है इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनल मैच में जाके बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप रूल्स पता है आपका तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। रूल्स नॉट इज इक्वल टू प्लेयर। और वैसे ही अगर आप थ्योरी आपको आता है इसका मतलब ये नहीं है आप एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी नॉट इज इक्वल टू एग्जाम क्रैक। ठीक है, पहले क्या करना है कि आपको क्रिकेट रूल्स आपको आप जान लिया है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो आप क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, नेट प्रैक्टिस। ठीक है, आप अगर जितना ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे परफॉर्म करोगे फाइनल मैच में जाके। देखो यही वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है कि आपको डेली 20 से 30 मिनट तक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही वो नेट प्रैक्टिस है। ठीक है,
तो मॉक टेस्ट में क्या करना है देखो, तो हर रोज एमसीक्यू करो, थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद क्या करना है कि डायरेक्ट पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। ये हर रोज इस तीनों को करना ही करना है, ठीक है। ये जो 20 से 30 मिनट तक जो टाइम है, उस टाइम के अंदर हर रोज जरूर करो, क्योंकि यही वो चीज़ होता है जो आपको अंदर से तैयार करते हैं। तो अब देखो क्या है कि एक फ्लो मैंने बनाया है, इस फ्लो को अच्छे से समझ लो, ध्यान से सुनो। क्या है कि पहले क्या करना है कि आप क्वेश्चन को करो, ठीक है। जो क्वेश्चन होता है, पहले आप पढ़ाई कर लिया है, आप क्वेश्चन करो, उसका आंसर सॉल्व करो, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, उसका आंसर लिखने जाओगे ना, आपको क्या होगा देखो, चेक मिस्टेक, आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगा, ठीक है। क्योंकि यही वो इम्पोर्टेंट चीज है जिससे क्या करना है कि आपको मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है कि गलतियां कहाँ हो रही है। क्योंकि क्या है कि देखो, इम्पोर्टेंट चीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, क्योंकि देखो फेलियर से मत भागो, क्योंकि फेलियर से आप मत भागो। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फेलियर कर लो, क्योंकि तभी तो आप बहुत आगे निकल सकते हो ना। आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, और उसी में आप काम करोगे, बहुत फास्ट आगे निकल जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है देखो, प्रैक्टिस करना है, तभी जाके क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी कभी बिल्ड नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे को पढ़ाई तो कर लेती हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। वो क्यों होता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ के चला जाते हो। इसीलिए ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है, आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। और इससे क्या होता है, इससे आपको हाई मार्क्स आ जाता है। अगर आप इस तरह का फॉलो करोगे, आप जितना जल्दी हो सके उतना फेलियर करोगे, और एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी लेके अप्लाई करोगे। मतलब कि एक टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, आंसर करो, गलतियां होगा, गलतियों को पकड़ लो, और पकड़ के फिर उसी में काम करो। फिर आंसर सॉल्व करने जाओ, फिर गलती होगा, फिर उसी में काम करो। ऐसे करके आप इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर आप ऐसे करते हो ना, बहुत जल्दी आपका लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इधर देखो क्या है कि सक्सेस का मतलब क्या है कि नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ नॉलेज आता है, आपका पास नॉलेज है, ये नहीं कि आपको सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि नॉलेज से सक्सेस नहीं मिलता। असली सक्सेस मिलता है प्रैक्टिस से, समझ गया ना, प्रैक्टिस से। क्योंकि यही वो चीज़ है जो डेली मॉक टेस्ट में काम आता है। और ये जो तीनों चीज़ है ना, देखो ये जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो चारों चीज़ है ना, ये जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। क्योंकि अगर इसके बिना आप अगर सिर्फ इसको करते रहोगे ना, इसके बिना आप पॉसिबल नहीं है, समझ आई ना। क्योंकि एक्टिव रिकॉल, फीनमैन टेक्निक और स्पेस रिपीटेशन, मैंने एक्टिव रिकॉल क्या है पहले तो बता दिया है, और फीनमैन टेक्निक, स्पेस रिपीटेशन बहुत अच्छे है। मैं शॉर्टली बता देती हूँ आपको। फीनमैन टेक्निक क्या है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, आप क्या करना है कि एक 10 साल के बच्चे को आप उसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकती हो, तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और स्पेस रिपीटेशन क्या है, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे पढ़ाई करने के या एक दिन के अंदर बार बार रिवाइज करने में कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आपका जो फॉरगेटिंग कर्व है, जो आपका जो ब्रेन है ना, वो फॉरगेटिंग कर्व की तरह चलते हैं। इसीलिए आपको स्पेस देकर, मतलब कि आज एक दिन में आप थ्योरी पढ़ा है तो कल जाके रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद उसको रिवाइज करो, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, उसके बाद 1 महीने के बाद आपको रिवाइज करना है। इसी स्ट्रेटजी को बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन, ठीक है। अगर इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और लाइक करना मत भूलो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। और क्या करना है कि आपका मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करना, मैं आंसर दूंगा। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए
स्मार्ट सोचो, बेहतर सीखो और आगे बढ़ते रहो।